हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे अरब सागर की तरफ चलने वाली नदियां चल रही हैं। कल हमने लूणी का पूरा लूणी और लूणी की पूरी सहायक नदियां पढ़ी थी। आज दोस्तों हम केवल माही और माही की मुख्य विशेषताओं पर बात करेंगे दोस्तों, कि इस पर जो प्रश्न है वो क्या क्या बनते हैं दोस्तों। आओ दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। देखना, माही नदी मैं आपको बता देता हूँ पहले राजस्थान में, इसका एक मैप बना देता हूँ दोस्तों, कि ये हमारा बांसवाड़ा जिला और ये हमारा डूंगरपुर, और इसके ऊपर जो दोस्तों है वो हमारा प्रतापगढ़ है, और यहाँ से हमारा जो जिला है वो उदयपुर। बस इन 4 जिलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी पूरी की पूरी माही को समझने के लिए। तो आओ दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। ये निकलती, देखना दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो पहाड़ियाँ है दोस्तों, ये एमपी की पहाड़ियाँ। एमपी में किसकी है दोस्तों? विंध्याचल की। विंध्याचल पर्वत से दोस्तों। किससे दोस्तों? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के धार जिले से, धार जो जिला है वहां से दोस्तों। धार जिले में दोस्तों विंध्याचल पर्वत है, और वहां से जो निकलती है, एक नया नाम बताता दोस्तों, ये जो है अमजार का मिंडा। अमजार का मिंडा, ठीक है दोस्तों। अमजार के मिंडा के ऊपर यहाँ पर, इसके ऊपर ये जो पर्वत छोटी वो है अमरोरू की पर्वत, अमरेरू की पहाड़ियाँ। अमरोरू की पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? अमरेरू की पहाड़ियाँ दोस्तों। और यहाँ पर और पूछे अंतिम, तो ये आ जाएगी आपकी मेहद झील। मेहद झील दोस्तों, ओके। ये देखना, हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया, ये तीनों ऑप्शन नहीं थे, अमरोरू की पहाड़ियाँ भी नहीं थी, मेहद झील भी नहीं थी, और धार जिला नहीं था, और ऑप्शन था अमजार का मिंडा क्षेत्र। अमजार का मिंडा क्षेत्र। और इसीलिए दोस्तों मैंने बताया कि अमजार का, ये धार जिले में अमरेरू की पहाड़ियों से नीचे जो अमजार का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अमरेरू की पहाड़ियाँ, और उसके पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है दोस्तों आपकी माही नदी। ये माही नदी दोस्तों एमपी से निकलती है। एमपी के निकलने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश होती है दोस्तों। ध्यान रखना, एमपी के बाद में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान, और राजस्थान में प्रवेश होने के बाद दोस्तों ये वापस यहाँ से प्रवेश होगी। यहाँ से प्रवेश होने के बाद प्रतापगढ़ की और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी, और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वापस बांसवाड़ा होके ये गुजरात में चली जाएगी। तो राजस्थान ये कितने जिलों में जा रही है दोस्तों? गुजरात 3 जिलों के अंदर जा रही है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है, यहाँ से लगाकर मेहद झील से लगाकर राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में निकलने के बाद इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों, वह हो जाएगी दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है वह हो जाएगी 576 किलोमीटर। कुल लंबाई हो जाएगी इसकी 576 किलोमीटर दोस्तों। राजस्थान में ये खादू से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है दोस्तों? खादू से प्रवेश करती है, और खादू कहाँ पर है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान में खादू से लगाकर प्रतापगढ़ की सीमा डूंगरपुर में बहती है। तो राजस्थान में जो इसकी कुल लंबाई है, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है दोस्तों, वह है 171 किलोमीटर दोस्तों। दूसरी विशेषता दोस्तों देखना, ये दक्षिण से प्रवेश कर रही है और दक्षिण से ही बाहर निकल रही है। दक्षिण दिशा से प्रवेश, दक्षिण दिशा से प्रवेश, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो आरएस में प्रश्न बताया कि देखना, राजस्थान में कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर की ओर बढ़ती है, फिर पश्चिम की ओर बढ़ जाती है, फिर किस ओर बढ़ जाती है? पश्चिम की ओर, और फिर वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये दोस्तों कौन सी नदी है? ये नदी आपकी माही है। दक्षिण दिशा
में प्रवेश कर उत्तर की ओर बढ़ती है, प्रवेश कर उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर की ओर बढ़ती है। फिर पश्चिम में और अंत में दक्षिण में प्रवेश कर राजस्थान से बाहर निकल जाती है। ये जो प्रश्न था दोस्तों आपके आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया, राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी का जो पद है उसमें ये पूछा गया था दोस्तों। ओके, अब मैं दोस्तों आपको खादू की विशेषता बताता हूं कि ये जब खादू से प्रवेश करती है तो हमारे एक सीएम थे हरिदेव जोशी, ये खादू बांसवाड़ा के निवासी थे। ये राजस्थान के 3 बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार रहे दोस्तों? 3 बार सीएम रहे, 1 बार गवर्नर रहे। ओके, ये लगातार 10 वर्षों तक विधायक रहे, 10 विधानसभा में विधायक रहे, लगातार 10 बार विधायक रहे, मतलब एक ही छक रहने वाले सबसे ज्यादा। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूं आपको कि हमारा जो 1987 में संभाग की पुनः व्यवस्था प्रारंभ करने वाले, 1987 में संभाग की पुनः स्थापना करने वाले, संभाग की व्यवस्था की पुनः स्थापना करने वाले सीएम थे हरिदेव जोशी। और ये हरिदेव जोशी का गांव है खादू, जहां से दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम ईरू। और ये प्रश्न आरएस में पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया कि बांसवाड़ा में माही नदी जब प्रवेश करती है तो सबसे पहले इस पर कौन सी नदी गिरती है? तो ये दोस्तों है ईरू। ध्यान रखना, ईरू नदी इसमें सबसे पहले गिरती है। और ईरू के बाद इसमें दोस्तों बांसवाड़ा में यहाँ पर एक बरखेड़ा में इस पर जो बनाया गया है वो डैम बनाया गया दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको कि मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इन पर एक एक विशेषता पर आता हूँ मैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये जो है वो माही बजाज सागर है। कौन सा है? माही, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, माही बजाज सागर। कौन सा है दोस्तों? ये वाला माही बजाज सागर। मैं यहाँ पर छोटा सा और लिख देता हूँ, माही बजाज सागर। ओके दोस्तों, माही बजाज सागर ये बरखेड़ा में बना हुआ। कहाँ बना हुआ दोस्तों? बरखेड़ा जो राजस्थान का सबसे छोटा नगर है उसमें बना हुआ दोस्तों। ओके, माही बजाज सागर। इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था, प्रारूप दोस्तों वो किया गया था 1965 में। इसका जो शिलान्यास किया गया, शिलान्यास दोस्तों वह किया गया 1972 में। शिलान्यास कब किया गया दोस्तों? 1972 में। और इसका जो उद्घाटन किया गया, वह किया गया था 1983 में आपके इंदिरा गांधी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इंदिरा गांधी द्वारा। और माही बजाज सागर नाम क्यों रखा है इसका? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जमनालाल बजाज के नाम पर, जमनालाल बजाज जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसके नाम पर इसका नाम रखा दोस्तों माही बजाज सागर। ओके दोस्तों, इस माही बजाज सागर पर कुल 4 रिएक्टर लगे हुए हैं, कुल 4 रिएक्टर लगे, जिसमें से 2 रिएक्टर से 90 मेगावाट और 2 रिएक्टर से, जैसे 2 रिएक्टर है तो 2 × 45 कितनी होगी? 90। और जो 2 रिएक्टर है उनमें 25-25, तो यहाँ पर ये जो 50 कुल जो है 140.67 मेगावाट बिजली होती है। या आप इतना ही रख लो, आप 140 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। और इस बिजली पर दोस्तों 100% राजस्थान का अधिकार है, 100% राजस्थान का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और ये जो माही बजाज सागर जो परियोजना है, माही बजाज सागर जो परियोजना है, मैं यहाँ से कुछ मिटा के आपको बता देता हूँ, अब इनकी जरूरत नहीं है। देखना, ये राजस्थान
राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है। कितना है? 45% हिस्सा, और गुजरात का 55% हिस्सा दोस्तों। कितना है? 55% हिस्सा। और इसके पानी में दोस्तों, इसके जो पानी है, पानी में राजस्थान का 20% हिस्सा है। पानी में कितना हिस्सा है? पानी में 20% हिस्सा है माही बजाज सागर के दोस्तों। ओके। और बिजली में जो हिस्सा है ना दोस्तों, विद्युत उत्पादन में 100% राजस्थान का अधिकार है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये माही बजाज सागर है, जो किस पर बना हुआ दोस्तों? इसमें माही पर बना हुआ। और इसकी एक सबसे विशेषता दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, यानी कि 3109 मीटर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और भराव दृष्टि से राणा प्रताप के सागर के बाद में दूसरा, भराव दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर। और माही बजाज सागर का, माही का दूसरा स्थान, यानी राणा प्रताप सागर के बाद भराव की दृष्टि से दोस्तों इसका दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना। इसके बाद, इसके आगे दोस्तों, इसके पानी को पुटअप करने के लिए इस पर जो बनाया गया है, वह बनाया गया दोस्तों कागदी पिकअप। कौन सा है दोस्तों? ये ईरू है जो इस पे सबसे पहले गिरती है। ये माही बजाज सागर है, और ये कागदी पिकअप है, कागदी पिकअप बांध है। इसके पानी को दोस्तों प्रेशर करने के लिए बांध बनाया गया। इस कागदी पिकअप से 2 नहरें निकाली गई है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कागदी पिकअप से 2 नहरें निकाली गई। उन 2 नहरों के बारे में मैं बताता हूं आपको। कागदी पिकअप से 2 नहरें निकाली गई है, और वो 2 नहरें हैं दोनों, एक बांसवाड़ा में जाती है, आनंदपुरी में, ये बांसवाड़ा में जाती है। ये कहाँ पे जाती है? बांसवाड़ा। इस पे केवल 2 नहरें और सिंचाई के काम आती है, और एक भीखा भाई सागवाड़ा, और ये डूंगरपुर में जाती है। और ये साइफन पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है? साइफन पद्धति पर आधारित है। ओके दोस्तों, इस पे ध्यान रखना कि माही बजाज सागर की क्या विशेषता है, और गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना और कागदी पिकअप के केवल 2 नहरें निकल गई। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, इसके बाद जाती है ये प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में जाकर यहाँ पर वापस प्रतापगढ़, और देखना ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है। ये क्या है? प्रतापगढ़ है। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? सीमा बनाती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और इसके बाद ये डूंगरपुर में प्रवेश कर देती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। ओके दोस्तों, ये माही जो नदी है दोस्तों, कुल जो अपवाह की दृष्टि से राजस्थान में 5वीं नदी है। तो ये जो इसका जो अपवाह जल है, अपवाह की दृष्टि से ये जो जल लेके जाती है वह 4.95%। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन लेके जाती है? मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, चलो बमास। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा चंबल, कितना? 20.90%। फिर लूणी, कितना दोस्तों? 10.41%। फिर ये अपने कौन है? बनास 9.80। और फिर दोस्तों माही ये 4.95% के आसपास जल लेके जाती है। तो अपवाह की दृष्टि से इसका राजस्थान में 4था स्थान है दोस्तों, ध्यान रखना, ये अपवाह की दृष्टि से 4था स्थान। अब दोस्तों प्रतापगढ़ और इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, ये जो कहलाता कांठल, तो ये कांठल का निर्माण करती है। किसका दोस्तों?
ये कांठल कहलाती है। कांठल ये क्षेत्र प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में ये कांठल कहते हैं। अगर इसके उपनाम पे आए, उपनाम पे दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे हम? कांठल की गंगा। कांठल किसको कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। ओके, कांठल की गंगा। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं दोस्तों, इसका उपनाम कांठल की गंगा। ओके दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखना दोस्तों, यहां पर ये 56 के मैदान का निर्माण करती है। बांसवाड़ा में किसका निर्माण करती है? 56 के मैदान का निर्माण करती है। 56 का मैदान का निर्माण करती है। कौन करती है? बांसवाड़ा, ठीक है ना। 56 के मैदान का निर्माण करती है। कौन करती है दोस्तों? ये 56। आप ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूँ कि 56 से संबंधित। देखना 56 छोटे छोटे नाले हैं जो किस में आके गिरते हैं? इसमें माही में आके गिरते हैं। तो यहाँ पर देखना 56 का मैदान, 56 का मैदान, इसका निर्माण कौन कर रहे? माही। और कहाँ पर हो रहा है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर हो रहा है? बांसवाड़ा में। याद, अगर मैं आपको 56 की पहाड़ियां पूछूं, 56 की पहाड़ियां पूछूं, तो ये कहाँ दोस्तों? बाड़मेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में। कहाँ से क्या था? सिवाना से मौकलसर तक। अगर मैं 56 के पर्वत की पूछूं, 56 के पर्वत के पूछो, तो दोस्तों ये उदयपुर है। कहाँ पर है? उदयपुर। याद रखना, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में छावंड जो अपनी राज संकटकालीन जो या अपनी जो राजधानी बनाई थी छावंड को, ये 56 के पर्वत में दोस्तों, जो उदयपुर में। 56 की पहाड़ियां आपके कहाँ पर है? बाड़मेर में। और 56 का मैदान का निर्माण कौन करती है? माही करती है और बांसवाड़ा दोस्तों। ओके, ये जो क्षेत्र है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ दोस्तों 26 जनवरी 2008 को अलग हुआ था। 4 जो है 4 तहसीलों से अलग हुआ था। 2 इसमें जो लिखी थी चित्तौड़ से, एक उदयपुर से और एक पीपलपुर जो लिया गया था बांसवाड़ा में दोस्तों। तो ये जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, तो ये कांठल, इसको पूरा का पूरा वागड़ कहते हैं दोस्तों। तो वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, ये राजस्थान के दक्षिण में बहती है और दक्षिण के क्षेत्र को खूब मालामाल कहती है, इसलिए इसकी तुलना झारखंड में स्वर्ण रेखा से की गई। तो इसको दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। दक्षिण की, राजस्थान के दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, अब इस क्षेत्र में जो देखना सबसे ज्यादा जो रहते हैं आदिवासी रहते हैं, इसीलिए इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ये 4 नाम दोस्तों आप याद रखना, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा और आदिवासियों की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जो बनता है वो त्रिवेणी बनता है, उदयपुर से आने वाली सोम नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सोम नदी। नदियां में आपको दोस्तों माही और माही की सहायक नदियां दोस्तों मैं इसके सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा, ताकि इसकी बारीक से बारीक हमें जानकारी मिल सके। और एक प्रतापगढ़ से आने वाली दोस्तों जाखम नदी। प्रतापगढ़ से कौन सी आ रही है? जाखम। और ये दोस्तों स्थान है वेणेश्वर। और ये राजस्थान का दूसरा बड़ा त्रिवेणी है। राजस्थान में कुल 5 त्रिवेणी बनते हैं, उसमें से ये भी एक त्रिवेणी। यहाँ पर बाड़लू नामक स्थान पर या बिरालू नामक स्थान पर जाकर इसमें मिल जाती है, और फिर सोम है जो माही में मिल जाती है। इस प्रकार ये तीनों नदियां मिलकर यहाँ पर एक त्रिवेणी बनाते हैं दोस्तों। और ये इस त्रिवेणी की बहुत अच्छी विशेषता जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखना आप ये कहाँ पर है, कैसे है, क्या इसकी विशेषता है, तो मैं आपको इसको बताता हूँ। देखना दोस्तों, वेणेश्वर, ये जो वेणेश्वर है, पहले तो कहते हैं कि इसको 3 नदियों के संगम को हम क्या कहते हैं? वेण। और दक्षिण में ये जो वेणेश्वर, ये डूंगरपुर के अंदर जो वेणेश्वर में इसका जो त्रिवेणी बनता, ये नवाटापुरा एक गांव है, वहां पर बनता। और नवाटापुरा गांव में वेणेश्वर है दोस्तों, वहां पर बनता। ठीक है, नवाटापुरा में बनता। और यहाँ पर जो 3 नदियों का संगम होता, त्रिवेणी जो होता वो किसका होता? सोम प्लस माही प्लस
जाखम का होता। ओके दोस्तों, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, याद रखना दोस्तों। खंडित शिवलिंग की पूजा के बाद में इसकी जो स्थापना की थी, वेणेश्वर की जो स्थापना की थी, वह की थी संत महावीर जी ने। संत महावीर जी ने, इसी संत महावीर जी ने निष्कलंक संप्रदाय की भी निष्कलंक संप्रदाय की भी स्थापना की थी दोस्तों। ओके, इनकी एक संत थी गौरीबाई, जिसको वागड़ की मीरा कहते हैं। गौरीबाई जिसको वागड़ की मीरा कहते हैं दोस्तों। इन्होंने भीलों में सामाजिक सुधार के लिए दोस्तों एक लसाड़िया आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन दोस्तों? लसाड़िया आंदोलन चल। भीलों में सामाजिक सुधार के लिए सबसे पहले यदि इन्होंने चलाया था तो वह था दोस्तों लसाड़िया आंदोलन। किसने चलाया था दोस्तों? संत महावीर जी ने। यहाँ पर दोस्तों भीलों का एक मेला पड़ता है, जिसे भीलों का अर्ध कुंभ मेला भी कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलों का अर्ध कुंभ मेला भी पड़ता है, और ये माघ पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को पड़ता है। और जो संत महावीर जी थे, ये श्री कृष्ण के पूजा, श्री कृष्ण के अवतारित कहते थे, और श्री कृष्ण के अवतार की पूजा करते थे। श्री कृष्ण के अवतार की पूजा करते थे दोस्तों। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, चौपड़ा। क्या लिखी थी दोस्तों? चौपड़ा। इनकी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? चौपड़ा। ये इनकी पुस्तक थी जो 5 भागों में विभाजित थी दोस्तों। और इस पुस्तक से दोस्तों एक वर्ष की भविष्यवाणियां की जाती थी कि वर्ष कैसा होगा। तो ये था दोस्तों वेणेश्वर, इसमें आप ध्यान रखना। तो ये वेणेश्वर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? नवाटापुरा, डूंगरपुर में। और ये आप ध्यान रखना, वेणेश्वर जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक है जो है वह है गलियाकोट। क्या है दोस्तों? गलियाकोट। देखना इसके किनारे किनारे जो शहर है, एक तो माही बजाज सागर किसके था? बोरखेड़ा के। और एक कौन सा आ गया? गलियाकोट। ठीक है दोस्तों, अभी एक शहर इसके किनारे पर और आएगा जो मैं बताऊंगा आपको। तो देखना, अब मैं आपको गलियाकोट के बारे में बता दूं कि गलियाकोट की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों। देखना आप, ये जो गलियाकोट है नंबर 1 माही नदी के किनारे में। किसके है दोस्तों? माही नदी। दूसरा, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। ओके, उनकी दरगाह है उनको। और इनका नाम क्या था? फखरुद्दीन बोहरा की दरगाह, ये याद रखना। एक फखरुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र भी थे, और उनकी जो दरगाह है दोस्तों वह सवराड़ अजमेर में, याद रखना इनका। दूसरा दोस्तों गलियाकोट है जो हमारे रमकड़ा, जो खिलौने हैं रमकड़ा, जो घिया स्टोन है, सौंफ स्टोन है, उनसे बनता है। तो ये रमकड़ों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये इनकी मुख्य विशेषता है। वेणेश्वर को लेकर मैंने आपको प्रश्न बताया। या देखना, इसके अंदर ही एक इसके जो नदी गिरती है जिसका नाम है मोरैन। कौन सी गिरती है? मोरैन। ये दोस्तों सिमलवाड़ा से निकलती है, जो डामोर जनजाति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, जो आभूषण पहनने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। शिकार उनका मुख्य व्यवसाय है दोस्तों। ये रेवाड़ी का मेला बढ़ता है, ठीक है, ये इनके प्रमुख मेले। तो ये इनके धर्म, ये सबसे छोटी जनजाति है मोरैन, जहाँ से निकलती है और इसी में गिर जाती है। मैं नदियाँ वैसे कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ से बांसवाड़ा से एक नदी निकलती है चाप, जो किस में गिरती है? कलिंजरा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कलिंजरा से। और किस में मिल जाती है दोस्तों? बांसवाड़ा भी मिल जाती है। एक एराव नदी है जो प्रतापगढ़ में, इन दोनों की सीमा पर इसमें मिला जाती है एराव। ओके दोस्तों, बाकी सोम जाखम यह आ रही है, मोरैन आ रही है। एक नदी जो आ रही है, एक मैंने आपको ईरू बता दिया जो सबसे पहले इसमें आकर गिरती है, और एक यहीं से विंध्याचल के पहाड़ियों से निकलती है और फिर बांसवाड़ा होकर ये गलियाकोट में निकल जाती है। इसका नाम है दोस्तों अनास। और कहाँ से निकलती है? अम्बेर की पहाड़ियों से। अम्बेर की पहाड़ियों से निकलती है। अम्बेर की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। और इसकी जो एक सहायक नदी है दोस्तों, उसका नाम है
हरण। क्या नाम है दोस्तों? हरण। ये ध्यान रखना। और ये भी गलियाकोट के पास में जाकर इसमें मिल जाती है। तो ये इसकी मेन खास नदियाँ थी दोस्तों। इसके बाद गुजरात में, ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में इस पर कडाना बांध बना हुआ, कडाना बांध बना हुआ दोस्तों। कहाँ पर बना हुआ? गुजरात के माही जिले में, गुजरात के माही जिले में इस पर कडाना बांध। इस बांध का पूरा निर्माण गुजरात सरकार ने कर रही थी और इसमें राजस्थान का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे माही बजाज सागर में है तो राजस्थान का 45% है, पानी में उसका 20% है, बिजली में 100% है। इसके बाद दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये राजस्थान की दूसरी नदी है जो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। क्या, कहाँ जाके गिरती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। और इसको दोस्तों या कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, एक बार परीक्षा में पूछा गया जिसमें खंबात की खाड़ी नहीं था, और क्या पूछा दोस्तों? कैम्बे की खाड़ी पूछा था दोस्तों। अब दोस्तों इसकी एक और विशेषता देखना आप, ये नदी, ये अपनी 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा, कौन सी है दोस्तों? कर्क रेखा। मैं इनसे प्रश्न बता देता हूं आपको कि ये हमारी जो कर्क रहता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्रॉस करके जाती है कर्क रेखा दोस्तों। भारत के 8 राज्यों में बहती है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है 28 किलोमीटर, जिसमें 7 किलोमीटर डूंगरपुर और 21 किलोमीटर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और ये जो माही है वह कर्क को 2 बार क्रॉस करती है। कितनी बार क्रॉस करती है दोस्तों? 2 बार करती है और उल्टे यू आकार में बहती है। किस आकार में बहती है दोस्तों? देख लो, यहां से गई, ये देखना, यहां से गई, दक्षिण से प्रवेश किया, उत्तर की ओर बढ़ी, फिर पश्चिम की ओर बढ़ी, फिर पुनः दक्षिण की ओर बढ़ी, तो ये उल्टे यू आकार में बहती है। आकार क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? यू हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। एक कडाना बांध है, ऐसा का ऐसा एक कनाडा बांध भी है, कनाडा बांध भी है। और ये कनाडा बांध झारखंड में दोस्तों और मयूराक्षी नदी के ऊपर है। इसको चैलेंजर दुर्ग भी कहा जाता है। ये कडाना बांध है, ये कनाडा बांध है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों जहां तक कर्क रेखा की बात है तो मैं आपके नॉलेज के लिए 1-2 चीज और बता देता हूं कि कर्क को 2 बार क्रॉस कौन करती है? माही नदी। इसी प्रकार विषुवत या भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस कौन करता? तो इसका हो जाएगा दोस्तों कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। याद रखना, यह अफ्रीका की नदी है दोस्तों। इसी प्रकार मक्कर को 2 बार क्रॉस कौन करेगा? मक्कर को 2 बार, ये भी अफ्रीका की है। और लिम्पोपो नदी जो है दोस्तों, इसको 2 बार क्रॉस करेगी। ये याद रखना दोस्तों, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि कर्क को 2 बार क्रॉस कौन करेगा? माही। विषुवत या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश को कौन करेगा? कांगो, या इसका दूसरा नाम जायरे भी है। और ये अफ्रीका की नदी है। मकर को 2 बार, ये भी अफ्रीका से ही निकलेगी और इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, हमारी इसकी जो बड़ी बड़ी विशेषता है, इसको मैं 2 मिनट के लिए वापस दोहरा देता हूँ कि ये कहाँ से निकलती है। तो एमपी के विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत के धार जिले से, और अमसार का मींडा क्षेत्र, और उसके ऊपर जो है अमरेरू की पहाड़ियाँ, और पर्टिकुलर पॉइंट है मेहद झील से। मेहद झील से निकलने के बाद दोस्तों ये भारत के 3 राज्यों में बहती है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात दोस्तों। फिर राजस्थान में ये खादू से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, वहां मैंने बता दिया कि हरिदेव जोशी का गांव जो 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 1 बार गवर्नर भी रहे दोस्तों, 10 बार निरंतर विधायक भी रहे, और इन्होंने सभा की व्यवस्था। इसके बाद दोस्तों देखना, ये माही बजाज सागर है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा। और माही बजाज सागर से पहले इसमें एक नदी गिरती है, ईरू दोस्तों, ध्यान रखना। और माही बजाज सागर के बाद में इस पर कागदी पिकअप बांध, जिससे 2 नहरें निकाली गई है, एक आनंदपुरी और एक भिखाभाई डूंगरपुर में जाती है, आनंदपुर यहाँ से। इसके बाद ये प्रतापगढ़ में जाती है, जहाँ काठल के क्षेत्र का निर्माण करती है, जहाँ पर 56 के मैदान का निर्माण करती है। उसके बाद ये वापस डूंगरपुर में आ जाती है, जहाँ वेणेश्वर धाम है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, आपको ध्यान रखना, जिसमें सोम, माई और जाखल। वेणेश्वर डूंगरपुर में है, नवाटापुरा में बनता है। संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी, निष्कलन लसाढ़िया आंदोलन चलाया था, भीलों का मेला भरता है और माघ पूर्णिमा को भरता है। इसके बाद दोस्तों गलियाकोट है, जो ये भी डूंगरपुर में,
और माही नदी पर है। अपने बोहरा दाऊदी संप्रदाय के प्रधान पीठ है फखरुद्दीन की, और रमकड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके डूंगरपुर के अंदर इसके एक मोरैन नदी आके गिरती है दोस्तों। और फिर इसके एक अनास अम्बा नदी ये भी आके गिरती है। चाप है जो कलिंगा से गिरती है। और ये दोस्तों नदियों पर इस पर विस्तृत प्रश्न, नदियों पर इस पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इसकी सहायक नदियों पर, वो दोस्तों कल बनेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी क्लास। अगर आपको बहुत अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।